Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Once again, this is me, Javeria Rai, cooperating with Professor Fahad in order to elaborate and explain the optional subject Public Administration. और for the information अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो आज हम लोग कवर करेंगे. आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर्स भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. सो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ जो कि है हमारा कोर वैल्यूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ, एफिशिएंसी, इक्विटी एंड फेयरनेस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिस्पॉन्सिवनेस. अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रूल ऑफ लॉ. इट इज द लीगल प्रिंसिपल दैट लॉ शुड गवर्न अ नेशन एज अपोज टू बीइंग गवर्न्ड बाय आर्बिट्रेरी डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. ये एक लीगल प्रिंसिपल है कि जो लॉ है उसको गवर्न करना चाहिए एक नेशन एज अपोज मीन्स ऑपोजिट और अगेंस्ट जाना किसी चीज की. ठीक है, टू बीइंग गवर्न्ड बाय आर्बिट्रेरी कहते हैं रैंडम डिसीजंस. ठीक है, इंडिविजुअल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. इट प्राइमली refers to the influence and authority of law within society. ये कॉमनली किसको रेफर करते हैं? इन्फ्लुएंस को और अथॉरिटी ऑफ लॉ सोसाइटी के अंदर. इसका मतलब है इसको हम रूल ऑफ लॉ को कैसे ले सकते हैं? रूल अकॉर्डिंग टू लॉ, रूल अंडर द लॉ और रूल अकॉर्डिंग टू हायर लॉ. ओके, सो रूल ऑफ लॉ इन क्लासिकल टाइम. अभी हमें बताते हैं कि रूल ऑफ लॉ कितना पुराना है, कब से हम लोग रूल ऑफ लॉ पढ़ते आ रहे हैं, कब से इस चीज़ की स्टार्टिंग हुई. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल. इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन क्लासिकल टाइम. इसको क्लासिकल टाइम में भी एक्सप्लेन किया गया था इन ग्रीक पीरियड के अंदर. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, जो अरिस्तु है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक लॉ शुड बी फाइनल, सॉवरेन एंड पर्सनल रूल. ठीक है, सॉवरेन हम हुकूमत को भी कहते हैं, रूलर को कहते हैं. ठीक है, क्या जो कानून है आखिरी हुकूमत है. एंड पर्सनल रूल और ज़ाती असूल पर मबनी होता है. वेदर इट बी एक्सरसाइज बाय अ सिंगल पर्सन, बेशक वो एक सिंगल पर्सन पे भी क्यों ना डिपेंड करता, और अ बॉडी ऑफ पर्सन्स शुड बी सॉवरेन इन ओनली दोस मैटर्स. या बहुत सारे पर्सन्स का उसमें बहुत सारे पर्सन्स ही क्यों ना ऐड हो. विच लॉ इज अनेबल ओइंग टू द डिफिकल्टी ऑफ फ्रेमिंग. जो लॉ अनेबल है कि इस डिफिकल्टी को फ्रेम करने में जनरल रूल्स फॉर ऑल कॉन्टिजेंसेस का मतलब होता है इंसिडेंट को. ठीक है, इंसिडेंट को. उसके बाद ड्यूरिंग 13th सेंचुरी, अगर हम लोग 13th सेंचुरी की बात करें, थॉमस एक्विनस ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था आर्ग्यूड दैट रूल ऑफ लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है? द नेचुरल ऑर्डर ऑफ गॉड. द नेचुरल ऑर्डर ऑफ गॉड के जो खुदा के नेचुरल ऑर्डर है एज असरटेन्ड थ्रू डिवाइन इंस्पिरेशन एंड ह्यूमन रीजंस. असरटेन का मतलब होता है डिस्कवर करना थ्रू डिवाइन इंस्पिरेशन, डिविनिटी के थ्रू, एंड ह्यूमन रीजंस. नेक्स्ट आ जाता है 17th सेंचुरी के बारे में हम बात करें. द इंग्लिश ज्यूरिस्ट जिनका नाम था सर एडवर्ड कोक असर्टेड, उन्होंने क्या कहा? दैट द किंग ऑट टू बी अंडर नो मैन. कि किंग किसी भी आदमी के अंडर नहीं होता बट अंडर गॉड एंड लॉ. बट किसके अंडर होता है? गॉड और लॉ के. विथ रिगार्ड द लेजिस्लेटिव पावर ही सेड, लेजिस्लेटिव पावर मीन्स जो लॉ मेकिंग पावर होती है व्हेन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज अगेंस्ट कॉमन राइट. अगर पार्लियामेंट का कोई एक्ट जो है वो कॉमन राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है. एंड रीजंस और रिपग्नेंट का मतलब होता है डिस्गस्टिंग या ऑफेंसिव. ठीक है, और इम्पॉसिबल टू बी परफॉर्म्ड, या फिर वो किसी भी तरीके से इम्पॉसिबल है, उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता. द कॉमन लॉ विल कंट्रोल इट. तो फिर कॉमन लॉ क्या है? वो उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा. एंड एडजर्ड सच एक्ट टू बी वॉइड. एडजर्ड का मतलब होता है टू कंसीडर करना, वॉइड का मतलब उसको फिर इनवैलिड करार दे दिया जाएगा. इसके बाद 19th सेंचुरी की बात करें, इंग्लिश फिलोसफर जेरेमी बेंथन की डिस्क्राइब्स द रूल ऑफ लॉ एज नॉनसेंस ऑन स्टिल्स. स्टिल्स मीन्स बिल्डिंग के जो पिलर होते हैं जो सपोर्ट करते हैं उसको. ठीक है, इसको नॉनसेंस ऑन स्टिल्स कहा था इसने. द 12th सेंचुरी सॉ इट्स शेयर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स हु ऑप्रेस्ड पर्सन्स और ग्रुप्स विदाउट वार्निंग. अच्छा, 12th सेंचुरी ने क्या देखा था कि ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स जो कि ऑप्रेस्ड कहते हैं अब्यूज करना, किसी बंदे को अब्यूज करते थे पर्सन्स को या ग्रुप्स को बगैर किसी वार्निंग दिए, बगैर किसी वजह के, गवर्निंग एज इफ नो सच थिंग एज द रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट.
एग्जिस्टेड। ये क्या एक्सप्लेन करती थी कि उस दौर में रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसका कोई नामो निशान था ही नहीं। ओके, सो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इट रेफर्स टू अ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। ये क्या प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस को रेफर करता था, एंड विच ऑल पर्सन्स, इंस्टीट्यूशंस एंड एंटिटीज पब्लिक और प्राइवेट इंक्लूडिंग स्टेट इटसेल्फ आर अकाउंटेबल। ठीक है, क्या बात करें, तमाम के तमाम पर्सन, इंस्टीट्यूट्स, एंटिटीज पब्लिक हो या प्राइवेट हो, स्टेट को इंक्लूड करते हुए क्या अकाउंटेबल है टू लॉज। ठीक है, that publicly promulgated, equally enforced and independently adjudicated। ठीक है, promulgated का मतलब होता है स्प्रेड करना या पब्लिसाइज करना। ठीक है, enforce करना, and adjudicated means as I told you, adjudge mean to consider, and which one consistent with international human rights or human rights norms का मीन होता है स्टैंडर्ड, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के, एंड इट रिक्वायर्स एज वेल मयू टू इंश्योर एडहेरेंस। इंश्योर कहते हैं मेक श्योर करना, एडहेरेंस कहते हैं अटैचमेंट टू अ पर्सन या कॉज या बिलीफ। देखिए आई एम रियली सॉरी। उसके बाद it requires as well, इसको क्या चाहिए होता है, adherence to the principle of supremacy of law। supremacy कहते हैं किसी चीज का being superior, equality before the law, accountability to the law, fairness in application of law, separation of power, participation in decision making, legal certainty, avoidance of arbitrariness, and procedural and legal transparency। okay, नेक्स्ट कहते हैं रूल ऑफ लॉ इज अ सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है इन विच द फॉलोइंग 4 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड, जिसमें 4 जो प्रिंसिपल्स जिनके बारे में बेसिकली बात की गई है। सबसे पहले आ जाता है किसके बारे में, द गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट्स के बारे में बात करते हैं और उसके ऑफिशियल्स के बारे में, एंड एजेंट्स एंड वेल एज इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट एंटिटीज। ठीक है, हम लोग प्राइवेट एंटिटीज के बारे में बात करें, वो सब क्या आ जाता है, अंडर द लॉ। उन सबको लॉ के अंडर होना चाहिए। द लॉज आर क्लियर, पब्लिसाइज, स्टेबल एंड जस्ट आर अप्लाइड इवनली, और सब इवनली अप्लाइड होना चाहिए हर एक के ऊपर। ये नहीं देखना चाहिए कि वो स्टेटस में हाई है, वो स्टेटस में लो है, बल्कि इवनली और इक्वली अप्लाइड होना चाहिए। एंड प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन एंड प्रॉपर्टी, और हर एक को फंडामेंटल उसके राइट्स मिलने चाहिए, इवन कि उसकी सिक्योरिटी, पर्सन की और पर्सन की प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है द प्रोसेस बाय विच लॉज आर एनेक्टेड। वो प्रोसेस जिससे लॉज का एनेक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेड आर एंड इन्फोर्स्ड इज एक्सेसिबल, फेयर एंड एफिशिएंट। फोर्थ वन है जस्टिस इज डिलीवर्ड टाइमली। जो जस्टिस है उसको टाइमली डिलीवर किया जाता है बाय कॉम्पिटेंट, एथिकल एंड इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड न्यूट्रल्स आर ऑफ सफिशिएंट नंबर, हैव एडिकेट सोर्सेज एंड रिफ्लेक्ट द मेकअप ऑफ द कम्युनिटीज दे सर्व। जिनको वो सर्व करते हैं उनके पास क्या है, रिसोर्सेज होते हैं जो कि टाइम पे सर्व किए जाते हैं। अच्छा, और बेसिकली हम लोग अगर बात करें तो रूल ऑफ लॉ जो हमने पढ़ा है, तो 4 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए उसको 9 फैक्टर्स में लॉ में इसको डिवाइड किया गया था, डेवलप किया गया, जिसमें सबसे पहले कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, the fundamental rights, order and security, regulatory enforcement, civil justice, criminal justice, informal justice including traditional, ट्राइबल एंड रिलीजियस जस्टिस। ओके, वन मोर थिंग, आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जब सॉल्व करोगे इसको बिल्कुल इसी तरीके से 9 पॉइंट्स में आप इसको लिख सकते हो कि कौन से 9 फैक्टर्स थे आफ्टर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। उसके बाद हम लोग सेकेंड है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी लास्ट टाइम भी मैंने आपको क्लियर किया था कि एफिशिएंसी एक एबिलिटी को कहते हैं किसी चीज़ को करने का विदाउट वेस्टिंग मटेरियल। ठीक है, कोई भी मटेरियल को वेस्ट किए बगैर, जैसे टाइम और एनर्जी को वेस्ट किए बगैर उस चीज़ को एफिशिएंट प्रॉपर तरीके से कर देना।
It is a measurable concept that can be determined by determining the ratio of useful output to the total input. It minimizes the waste of resources such as physical, material, energy, and time. Efficiency and its achievement is one of the imperative of public administration. Public administration is traditionally grounded in the achievement of efficiency in the pursuit of goals related to provision of public goods and services. अब आपको इन सारे पॉइंट्स में सिर्फ एक बात क्लियर हो रही है कि जो एफिशिएंसी है बेसिकली क्या है, विदाउट वेस्टिंग मटेरियल, विदाउट वेस्टिंग एनर्जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको एक अच्छी चीज़ कलेक्ट करना, एक अच्छी चीज़ हासिल करना जो आपके लिए यूजफुल हो. पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड नेसेसरी पब्लिक गुड्स. ठीक है, ये किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है ऑर्गेनाइजेशन? लोगों को नेसेसरी जो उनकी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं उनको प्रोवाइड करना, एंड सर्विसेज टू ऑल सिटीजन्स. कुछ लोगों को नहीं, तमाम सिटीजन को. द प्रेजेंट ईरा, प्रेजेंट दौर में व्हेन द रिसोर्सेज हैव बिकम स्कार्स कहते हैं बहुत थोड़े. जैसे आजकल के दौर में जब जो रिसोर्सेज हैं बहुत कम रह गए, एंड देयर इज नीड ऑफ एफिशिएंसी, जहाँ पे एफिशिएंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. उसके बाद बात करते हैं थ्योरिस्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की. अब यहाँ पे दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में बात हुई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थॉट था वो ये था जो किसके ऊपर बेस करता था, वेबरियन मॉडल के ऊपर. वो क्या आर्ग्यू करते थे कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रक्चर्ड एज ब्यूरोक्रेसीज. वो क्या थे? स्ट्रक्चर्ड थे एज ब्यूरोक्रेसीज विच प्रोवाइड्स नेशनल एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. जो क्या प्रोवाइड करते थे? नेशनल और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन को. Several scholars have associated bureaucracy with efficient organization. अब सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात करते हैं. वो क्या था कि जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लैकिंग है, कमी हो रही है एफिशिएंसी की. Metcalfe argued that public organization have dual goals. Public organization के दो तरह के goals are of being efficient as well as being accountable. एक तो efficient होना और दूसरा accountable होना. Therefore, efficiency in public administration is more than technical relationship. इसलिए जो efficiency public administration के अंदर है वो किसी भी technical relationships के बहुत ज़्यादा between resources and output. उसके बाद हम लोग इसका एम्फेसिस करते हैं, एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी. अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो कि कुछ ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने ग्रेट एम्फेसिस किया एफिशिएंसी के ऊपर. सबसे पहले हम बात करते हैं जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की. उन्होंने क्या कहा था कि इक्विटेबल, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल आर द थ्री पिलर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अच्छा, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया था क्या ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्री पिलर्स है. ही व्यूज उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इक्विटेबल जो था एज कंपोज ऑफ क्वालिटीज सच एज, उसमें क्या क्वालिटीज होना जरूरी है? फेयरनेस, जस्टिस और इक्वलिटी. जबकि जो एफिशिएंट है वो क्या है? टू डू द बेस्ट करना और द मोस्ट प्रेफर्ड, जिसको ज़्यादा प्रेफर किया जाए वो काम करना. और इकोनॉमिकल क्या होता है? इज टू अचीव इट्स बाय लीस्ट स्पेंडिंग, कम से कम स्पेंड करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना. अब विल्डोव्स्की उसने क्या कहा था कि एफिशिएंसी इज गोल अटेनमेंट विद लीस्ट पॉसिबल एफर्ट, मतलब एफर्ट कम हो और हासिल जो है वो ज़्यादा हो. रटगर्स एंड वेंडर मीर उन्होंने क्या कहा था कि एफिशिएंसी बैक टू अरिस्टोटल वर्क, उसको अरिस्टोटल के वर्क से मिला था, फ्रॉम विच द फॉलोअर्स डिराइव द नोशन ऑफ एफिशिएंसी. जिसमें से जो फॉलोअर्स ने क्या किया था, उन्होंने नोशन ऑफ किसको किया था? एफिशिएंसी के नोशन को डिराइव किया था. आफ्टर एरिस्टोटल द टर्म फाउंड सम लिमिटेड यूज, और एरिस्टोटल के बाद ये जो टर्म है इसको क्या लिमिटेड यूज मिला था. जेरेमी बेंथम के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने एफिशिएंसी को क्रिएटिंग वेल्थ के तौर पर इस्तेमाल किया था. फिर J.S. मिल के बारे में अगर बात की जाए उन्होंने क्या कहा था? रेज कॉशन अगेंस्ट एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एज अ डेंजर टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज. तो उन्होंने एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी को क्या कहा था? डेंजर कहा था डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए. उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके इम्पैक्ट्स के बारे में. ठीक है, एफिशिएंसी के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? और ये एफिशिएंसी हैज बीन मैनी इम्पैक्ट्स ऑन पब्लिक, पार्टिकुलरली विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. ठीक है, उसने पब्लिक के ऊपर बहुत सारे इम्पैक्ट्स छोड़े हैं. फॉलोइंग एस्पेक्ट्स कौन से हैं उसके?
एक इनपुट्स हैं, दूसरा आउटपुट्स हैं। अगर हम लोग इनपुट्स के बारे में बात करें, इन द पब्लिक सेक्टर में द रिसोर्सेज आर मच हार्डर टू क्वालिफाई देन इन प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसको प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा मुश्किल तौर पर क्वालिफाई किया जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स द पब्लिक सर्विसेज ओवरलैप, क्योंकि ज़्यादातर जो पब्लिक सर्विसेज होती है वो ओवरलैप होती हैं, एंड रिसोर्सेज फ्रॉम सेवरल सोर्सेज आर यूज, और जो रिसोर्सेज है वो सेवरल सोर्सेज से इस्तेमाल किए जाते हैं। बट इन जनरल द इनपुट्स आर गिवन बाय द एक्सपेंसेस incurred for the services and matters, so efficiency decreases the inputs in the system। इसलिए जो efficiency क्या होती है इनपुट में डिक्रीज हो जाती है। और आउटपुट की बात की जाए तो दे आर मोर डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई इन द पब्लिक सेक्टर, तो आउटपुट ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं than the inputs, because they have both economic and social dimension। क्यों? क्योंकि उनकी economic और social dimensions दोनों होती हैं। In the private sector the outputs have a market value, जो आउटपुट क्या उसकी मार्केट वैल्यू होती है, दे आर इजीली इवेल्युएटेड, वो इजीली इवेल्युएट हो जाते हैं। वाइल और अगर बात की जाए इन द पब्लिक सेक्टर दिस प्रोसेस इज कम्बरसम का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, या हार्ड टू डू, एंड इन्वॉल्व्स मच मोर फोरकास्टिंग, और बहुत ज़्यादा सारी फोरकास्टिंग मीन्स प्रिडिक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। टू एवेलुएट द आउटपुट्स फ्रॉम द नॉन मार्केट सेक्टर वी मस्ट फर्स्ट डिफाइन सम इंडिकेटर्स दैट विल बी इवेल्युएटेड। ऐसे इंडिकेटर्स को डिफाइन करना जरूरी है जो कि इवेल्युएट हो सकें, एंड थ्रू विच अ लेवल ऑफ एफिशिएंसी विल बी डिटरमाइंड, जिससे लेवल ऑफ एफिशिएंसी को डिटरमाइन किया जा सके। द मैकेनिज्म इज कॉम्प्लिकेटेड एंड काइंड ऑफ वेज, ठीक है, जो मैकेनिज्म है क्या है कॉम्प्लिकेटेड है, और वेज का मतलब होता है लाइक जो किसी आपके यूजलेस होती है, ठीक है, जिसका कोई काम ही नहीं होता, नॉट या क्लियर नहीं होती इन मीनिंग इन सम एरियाज, कुछ एरियाज के अंदर। थस द एफिशिएंसी इंक्रीजेज द आउटपुट्स ऑफ द सिस्टम, इसलिए जो एफिशिएंसी वो आउटपुट को क्या है इंक्रीज कर देती है। उसके बाद इक्विटी एंड फेयरनेस। इक्विटी और फेयरनेस की जहाँ हम बात की जाए, जो इक्विटी है क्या, बॉडी ऑफ रूल्स और कस्टम्स बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करने वाली बॉडी और रूल्स होते हैं, और फेयर प्ले रेदर देन ऑन कॉमन लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ। और स्टैट्यूटरी लॉ होता है रिलेटिंग टू फॉर्मल लॉज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इक्विटी डिराइव फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, इक्विटी को कहाँ पे डिराइव किया जाता है, सोशल जस्टिस के थ्रू। इट रिप्रेजेंट्स अ बिलीफ दैट देयर आर सम थिंग्स व्हिच पीपल शुड हैव। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा बिलीफ है कि जो लोगों में होना चाहिए, देयर आर बेसिक नीड्स दैट शुड बी फुलफिल्ड, ऐसी बेसिक नीड्स है जिनको फुलफिल करना जरूरी है। दैट बर्डन्स एंड रिवॉर्ड शुड नॉट बी spread to divergently कहते हैं differently across the community, and that policy should be directed with impartially fairness and justice towards these ends। means हर एक को justice मिलना चाहिए और fairness तो मिलनी चाहिए। in the narrowest terms, अगर narrowest term में इसका meaning देखा जाए तो there should be a minimum level of income and environmental quality below which nobody falls, ठीक है, एक मिनिमम लेवल होना चाहिए इनकम का कि जिसमें जो हर एक पर्सन जो है वो आसानी से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके अपनी लाइफ में। विद इन द कम्युनिटी इट यूजुअली ऑल्सो मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव इक्वल एक्सेस, और क्या है कि हर एक को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए टू कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट नो इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ पीपल शुड बी आस्क्ड, और कोई भी इंडिविजुअल का जो ग्रुप होता है वो कोई भी आस्क्ड to carry a greater environmental burden than the rest of the community as a result of government action। ओके, इट इज़ जनरली अग्रीड कि जनरली तौर पे अग्री है, इससे हम लोग अग्री करते हैं, मानते हैं जो इक्विटी है वो क्या इम्प्लाई करती है, नीड फॉर फेयरनेस, उसमें फेयरनेस का इस्तेमाल है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एंड लूजेस, ओके, जो बेशक जो चीज़ हम लोग हासिल कर रहे हैं लूज कर रहे हैं, एंड द एंटाइटलमेंट ऑफ एवरीवन टू एन एक्सेप्टेबल क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर जो इंटाइटलमेंट हर एक पर्सन का एक्सेप्टेबल क्वालिटी जो एक्सेप्ट कर सके और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी इज वेल एंट्रेंच्ड इन इंटरनेशनल लॉ। हम लोग अगर बात करें कि जो इक्विटी का कंसेप्ट है वो क्या इंटरनेशनल लॉ के एंट्रेंच्ड मीन होता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन के अंदर आना और उसको इम्पॉसिबल टू टेक अवे।
ओके, तो इक्विटी एज अ कॉन्सेप्ट इज फंडामेंटल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक कॉन्सेप्ट के तौर पे क्या फंडामेंटल है टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इज बेस्ड ऑन इंटर जनरेशनल इक्वालिटी। इंटर जनरेशनल मीन्स होता है कि लाइक अमंग या इन्वॉल्विंग टू एंड मोर, ठीक है, एक या एक से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। इक्वालिटी डेवलपमेंट that meets the needs of the present without compromising the ability of future, बगैर फ्यूचर को फ्यूचर जनरेशन को कम्प्रोमाइज के बगैर टू मीट देयर ओन नीड्स, अपनी नीड्स को फुलफिल करना, उनसे जा मिलना। Equity can also be applied across communities. Equity को क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है communities and nation के जरिए and also across generations. A parental report not only insists on international equity, सिर्फ international equity के बारे में बात नहीं करते, but also equity within existing generation, बल्कि existing जो इस टाइम exist कर रही है उस generation में भी। It argues that, वो क्या कहते हैं, ये जो पोवर्टी है ना इज नॉट एन इवल इन इटसेल्फ, ये खुद में किसी किस्म का भी कोई इवल नहीं है, बल्कि बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स मीटिंग। बट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं उनको क्या है, डेवलपमेंट उनको क्या रिक्वायर होते हैं, मीटिंग द बेसिक नीड्स, आपके बेसिक नीड्स से मिलना, ऑफ ऑल एंड एक्सटेंडिंग टू ऑल द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज को एक्सटेंड करना टू फुलफिल देयर एस्पिरेशन फॉर अ बेटर लाइफ, ताकि वो एक अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजार सकें। Meeting essential needs requires not only a new era of economics, सिर्फ एक नया जो era इकोनॉमिक का नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ का नहीं, बल्कि फाउंडेशन, बल्कि एक नेशन के लिए इन विच द मेजॉरिटी और पुअर, जिसके अंदर मेजॉरिटी हमारी जो है क्या है, गरीब है, बट एन एश्योरेंस दैट दोज पुअर गेट देयर फेयर शेयर फॉर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सस्टेन देयर ग्रोथ। ओके, उसके बाद हम लोग, ये बात होगी इक्विटी की। अब हम लोग बात करेंगे फेयरनेस की। जो फेयरनेस है इज द क्वालिटी ऑफ मेकिंग जजमेंट। ये क्या है, जजमेंट को बनाने की क्वालिटी है दैट फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन से फ्री है, जजेस से, एम्पायर से एंड टीचर्स शुड ऑल स्ट्राइव टू प्रैक्टिस फेयरनेस। अब जितने भी जजेस हैं, एम्पायर्स हैं या टीचर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, स्ट्राइव के तहत मेहनत करना, टू ट्राई वेरी हार्ड, ठीक है, प्रैक्टिस फेयरनेस, उनको फेयरनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फेयरनेस कम्स फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश। जो फेयरनेस का वर्ड है ये एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड जो है फेगर, जिसका मतलब होता है प्लीजिंगली अट्रैक्टिव, मतलब किसी चीज को प्लीज, आप जिसको देख के खुश होते हो, अट्रैक्ट करते हो, उसकी अट्रैक्ट होते हो। दिस मेक्स सेंस गिवन दैट द वर्ड इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब फिजिकल ब्यूटी। अब ये क्या सेंस क्रिएट करता है कि जो हम दुनिया है उसके अंदर फिजिकल ब्यूटी बहुत काउंट होती है। इक्विटी एंड फेयरनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स दैट द फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या बात करते हैं कि जो इक्विटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है वो फेयर और जस्ट और इक्विटेबल मैनेजमेंट होने चाहिए तमाम इंस्टीट्यूशन जो कि पब्लिकली सर्व करें, चाहे डायरेक्टली सर्व करें, चाहे किसी थ्रू सर्व करें। ओके, उसके बाद बात आ जाती है इन 1968 इट जॉर्ज फ्रेडरिक्सन केम अप विद द थ्योरी ऑफ इक्वलिटी एंड पुट इट फॉरवर्ड एज थर्ड पिलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो क्या, वो एक थ्योरी लेकर आए जिस इक्वलिटी की, जिसको उन्होंने थर्ड पिलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया। विद इन द रीम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेशियल इक्वलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जो रेशियल मीन्स बायोलॉजिकल इक्वलिटी है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये किससे डील्स करती है, बायोलॉजिकल इक्वलिटी से डील्स करती है ऑफ ऑल ह्यूमन रेसेस, तमाम इंसानियत की। सोशल इक्वलिटी फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, और जो सोशल इक्वलिटी है वो तमाम लोगों की डिफरेंट पीपल्स की रेसेस है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, वो क्या कर सकती है, कैन प्रमोट इक्विटी एंड फेयरनेस, इक्विटी और फेयरनेस का प्रमोट कर सके इन डिफरेंट वेज। कौन सा डिफरेंट वेज है, सबसे पहले आ जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू डिस्कार्ड द कंप्लीट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। अब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कार्ड करते हैं, रिमूव कर देना, फेंक देना, ठीक है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को। बेसिकली इसमें क्या बात होती है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्ग्यू करती है बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, जो कि इंश्योर करते हैं प्रोटेक्शन ग्रुप्स की, ठीक है, जो सफ़र करते हैं और आर सफरिंग, जो सफ़र करते हैं या सफ़र कर रहे हैं किससे, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस से, ठीक है।
और सेकंड आ जाती है हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू बी मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटीज, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इट सर्व, जिसको ये सर्व करता है। इसमें क्या आ जाता है, तमाम बोथ एक्टिव और पैसिव रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात आ जाती है, जिसमें पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन मिरर द डेमोग्राफिक मेकअप। डेमोग्राफिक मतलब होता है रिलेटिंग टू स्टडी द चेंजेस अकर इन, ठीक है, जो चेंजेस अकर होते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर। उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा व्हेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू इंस्टीट्यूट डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत होती है डेमोक्रेटिक डिसीजंस लेने की, तो उसमें क्या, इसमें जो बजटिंग टू प्लानिंग के बारे में बात आ जाती है, तो वहाँ उसमें पब्लिक जो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट हमारा टॉपिक रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? रिस्पॉन्सिवनेस जैसे आपको वर्ड से भी क्लियर हो रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी है। इट मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। किसकी जिम्मेदारी है? ब्यूरोक्रेट्स की, टू डिस्चार्ज क्विकली, व्हाइल रिस्पॉन्सिवनेस टेंड्स टू कनोट इन अप्रोप्रिएट पॉलिटिकल टास्क, ठीक है। इसके रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पर्सन को। येट टू मच रिलायंस ऑन ब्यूरोक्रेट्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रेटन्स डेमोक्रेटिक। अब बहुत ज़्यादा रिलायबल होना ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो हमारी सेंस होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्या हो जाती है? थ्रेटन हो जाती है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी एंड पुट्स टू मच फेथ इन ब्यूरोक्रेटिक एक्सपर्टाइज। फिर हमारा फेथ सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक एक्सपर्टीज में रह जाता है। इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो रिस्पॉन्सिवनेस है इज अ प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला कॉन्सेप्ट है। डेमोक्रेसी वुड सीम टू रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटर्स हु आर रिस्पॉन्सिव। किनको रिक्वायर करती है? वो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन जो कि रिस्पॉन्सिव होते हैं, पॉपुलर विल एटलीस्ट थ्रू लेजिस्लेचर, जो लॉ मेकिंग होते हैं, इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव्स, और चीफ एग्जीक्यूटिव्स को जो इलेक्ट किया जाता है इफ नॉट डायरेक्टली टू द पीपल, और अगर वो डायरेक्टली लोगों के साथ इन कॉन्टेक्ट नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स ट्रीट द रिस्पॉन्सिवनेस एज नेसेसरी इवल। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो रिस्पॉन्सिवनेस को कैसे ट्रीट करते हैं? नेसेसरी इवल के तौर पर ट्रीट करते हैं। That appears to compromise professional effectiveness, जो कि तब कब अपीयर होता है? जब प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस होती है। एंड एट द वर्स्ट इन इंडिकेशन, और सबसे वर्स्ट क्या होता है? इंडिकेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी इफ नॉट आउट राइट करप्शन, अगर करप्शन का जो राइटली इसको नहीं निकाला जाता। ओके, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। और प्लीज़ अपना फीडबैक देना मत भूला करें। नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बट इट इज़ नेसेसरी। ओके, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।